चलो आप स्टार्ट करते हैं हम कैपिटल स्ट्रक्चर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज़ इस पर अच्छे से फोकस्ड रहना। एक भी चीज़ मिस आउट हो गई तो पूरा टॉपिक समझ नहीं आएगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है येट ईजी टॉपिक है, अगर समझ आ जाए एक बार तो हम स्टार्ट करते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि द प्रोपोर्शन ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। ओनर्स फंड क्या होता है? ओनर्स फंड होता है इक्विटी। बोरोड फंड क्या होता है? डेट। अब क्या होता है, जो कॉस्ट ऑफ डेट होती है ना वो कंपैरेटिवली लोअर होती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। क्यों ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना उसमें लेंडर्स का जो रिस्क होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू जो इक्विटी होल्डर्स है, जो शेयर होल्डर्स है उनका रिस्क। क्योंकि लेंडर्स को एश्योरिटी रहती है कि उनको पूरी पेमेंट विद इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, इवन इन द केस ऑफ लॉसेस। बट इक्विटी शेयर्स के साथ, इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के साथ ऐसा नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ जो डेट है वो कम होती है। सेकेंड थिंग, जो रिस्क होता है ना फाइनेंशियल रिस्क डेट में वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वी हैव टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट इवन इन द केस ऑफ लॉसेस। इक्विटी में ऐसा कोई रिस्क होता नहीं है, हमें ऐसा ज़रूरी नहीं, ऑब्लिगेशन नहीं होती कि हम उसे पे बैक करें। अच्छा, जनरली लोग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क में कंफ्यूज हो जाते हैं। रिस्क होता है जब हमने किसी इन्वेस्टमेंट में अपना इन्वेस्ट किया है अमाउंट, एंड वो रिस्क जो होता है वो होता है नॉर्मल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क होता है जब एन ऑर्गेनाइजेशन फेल्स टू पे बैक इट्स फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू द डिबेंचर होल्डर। जब उसने बोरो किया और उसको फ्यूचर ऑब्लिगेशन वो पे बैक नहीं कर पा रही, तो वो होता है आपका फाइनेंशियल रिस्क। ओके, फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? एक और चीज़ आती है के पॉइंट। फाइनेंशियल लेवरेज होता है द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। अब ये हम पढ़ेंगे कि फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कब होता है, अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज कब होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ना ऑप्टिमली कैसे डिफाइन होता है कि हाँ हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमल है, कि कितना हमने इक्विटी और कितना डेट लिया है वो हमारा हाँ सफिशिएंट है, कि इतना ही हमारा इक्विटी होना चाहिए, इतना ही डेट होना चाहिए। ये तब होता है जब शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है, मतलब जो इक्विटी शेयर्स की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है तब तक हमारा ऑप्टिमल है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है। हमने नोटिस किया है कि जैसे जैसे डेट इंक्रीज करते रहते हैं हम, वैसे वैसे जो ईपीएस है ना वो इंक्रीज होती है। अब ये मैं इसके थ्रू बताती हूँ कि कैसे। ये हमने एक अजम्पशन लिया है कि एक शेयर 10 रुपीज़ का है एंड टोटल जो हमारी कैपिटल है ऑर्गेनाइजेशन की वो 50 लाख है। ठीक है। अब मैंने 3 सिचुएशन ले लिए हैं, 1 2 3 ये सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि इक्विटी हमारी 50 लाख की है, डिबेंचर्स हमने लिए ही नहीं है, नील है हमारे पास। फिर दूसरी सिचुएशन हमने ये लिया है कि 40 की इक्विटीज़ है हमारे पास, इक्विटी शेयर, और 10 का हमारा डिबेंचर्स है। थर्ड लिया है कि 30 की इक्विटी शेयर्स है, 20 लाख का डिबेंचर्स है। ठीक है। और हमने ये अजम्पशन लिया कि टैक्स रेट जो है वो 30% है। ईबीआईटी जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता है वो हमारा 7 लाख है, एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो है वो 10 लाख है। ठीक है। दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो हमारा 10% है। ठीक है। अब हम लेते हैं तीनों सिचुएशन। ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2 है, और ये सिचुएशन 3 है। ईबीआईटी हमने लिख दिया। मैंने पहले बताया था चैप्टर में, पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, तो हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया। इधर डिबेंचर्स थे ही नहीं, नील थे, तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं। इधर कितना 10 लाख डिबेंचर्स थे, 10 लाख का 10% दैट इज 1 लाख, 1 लाख माइनस कर देंगे। यहाँ पे 20 लाख का 10% 2 लाख हम माइनस कर देंगे। ये माइनस कर दिया। इसके बाद हमारा आता है ईबीटी दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से हमें टैक्स माइनस करना होता है, तो टैक्स यहाँ पे तो 7 लाख का लगेगा। 7 लाख का 30% दैट इज 2,10,000, ये माइनस कर देंगे। इधर कितना हुआ? इधर हुआ 6 लाख का 30% दैट इज 1,80,000। एंड इधर क्या हुआ कि ये हो गया 5 लाख का 30% दैट इज 1,50,000। अब ये हमने माइनस कर दिया तो हमारा आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स आफ्टर टैक्स के बाद हमें ईपीएस निकालना होता है। ईपीएस क्या होता है कि हम अर्निंग्स आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर से। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2,10,000 को हमने डिवाइड कर दिया कितना, 50 लाख का हमारे इक्विटी शेयर थे, 50 लाख का टोटल अमाउंट था, एक शेयर 10 रुपीज़ का था, तो कितने हो गए 5 लाख। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख। यहाँ क्या होगा कि 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख, और इधर क्या होगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख। गॉट इट।
अब इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा ईपीएस आ गया। अब इससे हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि जब हमारी डेट नील थी तो हमारा सबसे कम ईपीएस था, और जब हमारी डेट सबसे ज़्यादा थी तो हमारा सबसे ज़्यादा ईपीएस था। ओके, अब हमने ये तो जान लिया कि जब तक जितना हम डेट आगे आगे बढ़ाते रहते हैं अपना, उतना हमारा अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज होता रहता है। बट इट इज़ टू सम एक्सटेंट, हमेशा नहीं होता। ये कब तक होता है ये बताती हूँ। जब तक कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना हमें पैसे मिल रहे हैं, वो हमारा ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें देना है डिबेंचर्स पे। इस केस में कितना था 10%। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ये EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ पे EBIT हमारा 7 लाख था, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 50 लाख था, ठीक है, 50 लाख, 7 लाख अपॉन 50 लाख इंटू 100, दैट इज 14%। तो 14% इज मोर देन 10%। तो हमारा ये फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है कि यहाँ तक हम डेट अपना बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा EPS बढ़ रहा है, ठीक है। और इस चीज़ को बोलते हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब कि यूज ऑफ मोर डेट टू इंक्रीज द EPS, और डेट को लेना ताकि हमारे EPS बढ़ते रहे। अब हमेशा नहीं होता कि ROI ही बड़ा निकले रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देयर आर सम केसेस जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब वो करवाती हूँ मैं।